अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट हो चुका था, और अगर आपको उसके न्यूमेरिकल्स में कोई हेल्प चाहिए हुई तो उसके लिए लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक के थ्रू न्यूमेरिकल्स में हेल्प आउट ले सकते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट लेक्चर। और हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बैकग्राउंड की तरफ। तो आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर जो था वो था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यानी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। और अब जो हमने स्टडी करना है वो हमने स्टडी करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और फिर हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इस सब में डिफरेंस क्या है? तो जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं इनकी स्टडी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारे पास चार्ज मूव करना शुरू हो जाए। तो जब चार्ज मूव करेगा तो हमारे पास मोशंस दो तरह की हो सकती हैं। एक यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक एवरेज या एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, और दूसरा है हमारे पास जिसकी स्पीड चेंज हो रही हो, यानी एक्सेलरेटिंग। तो अगर चार्जेस यूनिफॉर्म मोशन बिहेव करेंगे तो वो हमारे पास ब्रांच बन जाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। और अगर चार्जेस एक्सलरेट होना शुरू हो जाएंगे, उनकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, तो ऐसी सिचुएशन में जो ब्रांच फिजिक्स की डील करती है वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम सबसे पहले आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ और देखते हैं कि करंट हमारे पास क्या होता है। हमें पता है कि हमारे पास जब एक बॉडी को रब करते थे तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसके ऊपर, ये हमने मिसाल ले ली, 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं, और हमारे पास एक दूसरी स्फीयर है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर हम इन दोनों स्फीयर्स को एक वायर के थ्रू जोड़ दें तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं, और ये दोनों स्फीयर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, यानी 3 चार्ज एक पे आ जाएंगे, 3 दूसरे पे आ जाएंगे। तो इस दौरान क्या होगा? इस वायर के थ्रू 3 चार्जेस जो है वो मूव करके दूसरी साइड जाएंगे। यानी फर्ज करें कि सारा प्रोसेस 1 सेकंड में हुआ, तो इस क्रॉस सेक्शन से जो चार्जेस हैं वो फ्लो करके जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम एक और स्फीयर लें जिसमें ज़्यादा चार्ज है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे 14 पॉजिटिव चार्ज मैंने बना दिए, और ये जो 14 पॉजिटिव चार्जेस हैं ये एक स्फीयर के ऊपर हैं। फिर मैंने एक दूसरी स्फीयर ले ली, और दूसरी स्फीयर जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं इनको वायर से कनेक्ट करूं तो सेम प्रोसेस होगा, लेकिन अब 3 मूव करके नहीं जाएंगे बल्कि इनके आधे मूव करके उधर जाएंगे, यानी अब 7 मूव करके जाएंगे। तो अब भी सेम टाइम में हमारे पास वहां से ज्यादा चार्जेस मूव करके जाएंगे। तो हमारे पास कोई एक क्रॉस सेक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं इस तरह का, और इस क्रॉस सेक्शन में से किसी खास टाइम में कितने चार्जेस फ्लो करते हैं, ये हमारे पास क्या होगा? करंट कहलाएगा। तो करंट को डिफाइन किया जा सकता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो सेकंड डेफिनेशन के बाद जो सेकंड चीज हम डिस्कस करते हैं वो हमेशा हमारे पास क्या होती है? फार्मूला। तो रेट की वजह से डिनोमिनेटर में डेल्टा टी आ गया, फ्लो ऑफ चार्जेस ऊपर हम लिख देते हैं डेल्टा क्यू। तो ये हमारे पास हो गया करंट के बराबर। फिर नेक्स्ट चीज हम क्या स्टडी करते हैं? ऑब्वियसली हम स्टडी करते हैं यूनिट को। तो चार्ज की यूनिट कूलम है, टाइम की यूनिट सेकंड है, तो हमारे पास यूनिट बन गई कूलम पर सेकंड, जिसको हम कलेक्टिवली एम्पेयर भी कह सकते हैं। अब एम्पेयर को हम कैसे डिफाइन करें? अगर किसी कंडक्टर में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो इसका मतलब है इस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट जो है वो कितना होगा? 1 एम्पेयर होगा। यानी 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करने को कहते हैं 1 एम्पेयर। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या होती है? नेक्स्ट चीज हमारे पास होती है नेचर। तो करंट स्केलर है या वेक्टर है? अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहां पे होती है कि हम कहते हैं करंट क्लॉकवाइज किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो ये तो डायरेक्शंस हैं, लेकिन करंट वेक्टर नहीं होता, करंट हमेशा स्केलर होता है। अब करंट स्केलर क्यों होता है? इसकी एक रीजन तो ये है कि ये क्यू स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो करंट स्केलर होना चाहिए। एक और भी वजह है जो बेसिक है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक ये वायर है,
और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पेयर। मेरे पास एक दूसरी वायर है परपेंडिकुलर इसके, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पेयर। तो अब ये करंट ऐड हो जाएगा, असल में तो ये ऐड हो जाता है और करंट 4 एम्पेयर फ्लो करेगा, या अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हुई तो 2 एम्पेयर हो जाएगा। लेकिन अगर वेक्टर हो तो वेक्टर को ऐड करने का क्या तरीका होता है हमारे पास? हेड टू टेल रूल, और इसका रिजल्ट हमारे पास यहां से कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √10, जबकि करंट की वैल्यू √10 नहीं है बल्कि 4 एम्पेयर है। तो इसका मतलब है कि करंट पे ये वाले रूल्स ओबे नहीं होंगे, और ये रूल्स कौन से हैं? वेक्टर्स के हैं। तो इसका मतलब है वेक्टर्स के रूल्स करंट पे अप्लाई नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बल्कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल ये आता है कि हमारे पास करंट को हमने डिफाइन किया कि चार्जेस की मोशन जो है ये करंट है, चार्ज मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब एक मेटल है, मेटल में एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो कभी भी रेस्ट पे नहीं होते, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मूव करते रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ चार्जेस है, और अगर फ्लो ऑफ चार्जेस है तो इसका मतलब है कंडक्टर में क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए। लेकिन एक नॉर्मल मेटल को हम हाथ लगाएं तो हमें करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें करंट नहीं है। तो चार्जेस तो मूव कर रहे हैं तो फिर करंट कैसे नहीं है? तो ये चीज़ हम समझते हैं कि आप ये चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन हर वक्त मूव कर रहे होते हैं, और इनकी वेलोसिटीज़ को कहते हैं थर्मल वेलोसिटीज़। और ये जो थर्मल वेलोसिटीज़ होती हैं इनकी रेंज कितनी होती है? तकरीबन 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ ये मूव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये एक पॉइंट से चले हैं और मूव करके उसी पॉइंट पे आ गए हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट इनका कितना हुआ? 0 हुआ। तो इसका मतलब है कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं है। या एक और मिसाल हम ले लेते हैं कि हम एक कंडक्टर लेते हैं, उसमें एक स्पेशल क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, तो जितने चार्जेस लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे नॉर्मल कंडीशन पे, उतने ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो राइट टू लेफ्ट भी मूव कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि नेट फ्लो 0 है। इस वजह से किसी भी कंडक्टर में कोई आपके पास करंट नहीं होता नॉर्मल सिचुएशन में, जब उसके ऊपर कोई वोल्टेज या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है। अब लेट्स सपोज कि हमने एक कंडक्टर लिया, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, बैटरी के साथ नहीं कनेक्ट किया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने अप्लाई की तो एक साइड पे आ जाएगा पॉजिटिव, और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर एंड हो रहा है तो ये चार्जेस यहीं पे स्टे कर जाएंगे, और दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी और मूवमेंट रुक जाएगी। तो इस केस में भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस ने अपने आप को बस एक नई जगह पे सेट कर लिया, कंटिन्यूस मोशन नहीं है। लेकिन अगर हम इसे कनेक्ट कर दें एक बैटरी के साथ, बैटरी हमारे पास क्या होती है? बैटरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्सेस तादाद में मौजूद होते हैं। तो अगर इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टर के साथ, तो अब इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। इसके भी एक साइड पे पॉजिटिव आएगा, एक साइड पे नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे आगे वायर है और उस वायर से पॉजिटिव चार्जेस जो है वो मूव करके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। यहां समझ लें कि इलेक्ट्रॉन को यहां से अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पे चार्ज रुका नहीं रहेगा बल्कि यहां से मुसलसल चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब दूसरी चीज के पहले हमारे पास नेट मोशन जो थी वो 0 थी, अब भी ये इलेक्ट्रॉन की मोशन रैंडम ही है, लेकिन रैंडम मोशन के साथ साथ ये हल्का सा आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो गए टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल, यानी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब भी हम किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अब नेट मूवमेंट जो है वो चार्जेस की 0 नहीं रहेगी, बल्कि अब
या इनका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो जाएंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बहुत स्लो स्पीड से होगा। तकरीबन ये हमारे पास फ्यू सेंटीमीटर्स पर सेकंड की रेंज में होता है। तो इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन अपनी उस थर्मल मोशन के साथ साथ एक और मोशन अचीव कर रहा है, और वो अचीव कर रहा है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जिस वेलोसिटी से मूव करते हुए जा रहे हैं टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए अगर हम फार्मूला यूज़ करें तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है I/NE/A, और या हम करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं कि NE/A और VD। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही करंट ज़्यादा होगा। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर सकती है। जितनी स्ट्रॉन्ग हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल या अगेंस्ट द फील्ड। तो जितनी फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी उतना ही इस इलेक्ट्रॉन की मोशन ज़्यादा होगी या करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितना फील्ड कम होगी उतना ही ड्रिफ्ट भी कम होगा और उसके रिस्पांस में करंट भी कम प्रोड्यूस होगा। तो ये तो हमारे पास आ गया, और यहाँ पे हमारे पास दो कंक्लूजन आए कि थर्मल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास तकरीबन 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकंड की है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है, तकरीबन फ्यू सेंटीमीटर्स पर सेकंड। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्यू सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास एक स्विच है, और ये जो स्विच है ये फिर कनेक्ट है किसी बल्ब के साथ। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा बल्ब ऑन हो जाएगा विद इन नो टाइम, जबकि होना तो ये चाहिए था कि जब मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ से जब चार्जेस मूव करके जाएंगे और बल्ब तक पहुँचेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसके बाद बल्ब को ऑन होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन तो स्लो है। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब फ़ौरन ऑन हो जाता है। तो इसको समझते हैं हम इस तरह कि लेट्स सपोज मेरे पास एक बल्ब है, एक बल्ब के मैंने बैटरी के साथ और फिर स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही स्विच हम क्लोज करेंगे इस पूरे रास्ते के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑल एट वंस मूव करना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पूरे रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी इस बैटरी के पॉजिटिव और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और ये फील्ड सेटअप हो गई विद इन नो टाइम या विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया पूरे रास्ते के इलेक्ट्रॉन मूव, यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो गया और यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो गया, और जैसे ही यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये बल्ब को भी क्या कर देगा, ग्लो कर देगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कम है लेकिन बल्ब फौरन ऑन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर में सेटअप हो रही है वो विद इन नो टाइम हो रही है, वो फौरन हो रही है, और इस वजह से हम ये कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम है, लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे हमारे पास बल्ब ऑन हो जाएगा, इसमें कोई देर नहीं लगेगी। और इसकी रीज़न क्या है कि इस पूरे कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है वो फ़ौरन हो रही है विद इन नो टाइम या विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो जैसे ही हमारे पास फील्ड सेटअप हुई हमारे पास तमाम के तमाम चार्जेस जो इस रास्ते में मौजूद हैं वो मूव करना शुरू हो गए, और उनकी मोशन से इफेक्ट उनका प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो ये था हमारे पास करंट के बारे में बेसिक। हमारे पास एक चीज़ होती है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट हमारे पास क्या होता है, जब अर्ली अभी चार्जेस वगैरह डिस्कवर नहीं हुए थे इलेक्ट्रिसिटी तब भी डिस्कस की जाती थी। तब सिंपली ये समझा जाता था कि जैसे हर चीज़ हाई एनर्जी वाली जगह से लो एनर्जी वाली जगह मूव करती है, जैसे पानी को छोड़ें तो पानी हमेशा हाइट से लो की तरफ जाता है, यानी हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी के रीजन की तरफ जाता है। तो इसी तरह चार्ज या जो करंट भी है वो भी हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेगा, और जो पॉजिटिव समझा जाता था उसको हाई और नेगेटिव को लो कहा जाता था।
तो ये कहा जाता था कि हमेशा जो चार्जेस हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, और ज़ाहिर बात है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो मूव करती है वो होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। तो कन्वेंशनल करंट क्या है? मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये हमारे पास होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ थ्रू सर्किट। और फिर जब वक्त गुजरता गया तो उसके बाद चार्जेस जो है वो डिस्कवर होना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए। फिर ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, प्रोटॉन को पॉजिटिव दिया हुआ है, और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन इस तरह एक एटम से दूसरे एटम की तरफ नहीं चलते नॉर्मल कंडीशन पे। ज़ाहिर बात है वो हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे उस बेस पे उस केस में हमारे पास प्रोटॉन जो है वो निकलते हैं और मूव कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सिचुएशन में जो है वो पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर हैं, नहीं मूव करते। तो असल मूवमेंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट। यानी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे पास कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि असल मूवमेंट जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जितने नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करें, उतनी ही डेफिशिएंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करेंगे। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी पॉजिटिव चार्ज कहा जा सकता है। तो इसका मतलब है जितने नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, उतने ही पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली पॉजिटिव से नेगेटिव तक मूव कर रहे हैं। मोशन बेसिकली एक चीज़ की हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन उसकी वजह से अगर फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी कमी, उसकी डेफिशिएंसी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस वजह से स्टडी हमेशा किसी एक को किया जाता है। जब हमने किसी भी जगह पे एक्चुअल मैकेनिज्म समझना होगा तब हम इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्रा करेंगे। और नॉर्मली सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन हम ड्रा करेंगे वो अपनी रवायत को बरकरार रखेंगे, यानी कन्वेंशनल करंट चूज़ करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये चीज़ याद रखनी है कि कन्वेंशनल करंट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम हाई टू लो, इलेक्ट्रॉनिक करंट मोशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम लो टू हाई। और इस दोनों में से किसी एक को स्टडी किया जाएगा, या तो एक्चुअल मूवमेंट की को स्टडी किया जाएगा या उसकी वजह से होने वाली वर्चुअल मूवमेंट जो हम डेफिशिएंसीज की बात करें उसको स्टडी किया जाएगा। तो जब भी हम ड्रा करेंगे तो जनरली जो हम ड्रा करेंगे वो कन्वेंशन ड्रा करेंगे, और जहाँ पे भी हमने एक्चुअल मैकेनिज्म समझना होगा, ख़ास तौर पे जब हम आगे 17 चैप्टर में जाएंगे और वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर्स वगैरह को, तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन की बाकायदा मोशन को डिस्कस करना होगा कि किस तरह चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट को। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास करंट के सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो बेसिकली करंट में या चार्जेस की मोशन के दौरान जो इनके दरमियान एनर्जी होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारे पास ये है कि हमने किसी भी अदर एनर्जी को कन्वर्ट करना है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी चार्ज की मोशन की फॉर्म में। तो उसके लिए सबसे मेन और पहली जो है हमारे घरों में जनरेटर्स होते हैं। जनरेटर बेसिकली बिल्कुल जिस तरह मोटरसाइकिल का एक इंजन होता है वो होता है, और मोटरसाइकिल का इंजन क्या करता है, मोटरसाइकिल को मूव कराता है। यानी जनरेटर बेसिकली प्रोड्यूस करता है एक मैकेनिकल एनर्जी थ्रू गैस या थ्रू पेट्रोल, जो भी हमारे पास सोर्स होगा। तो जनरेटर में प्रोड्यूस करेगा कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी, और वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहला जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास हो गया वो हमारे पास हो गया जनरेटर। और जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड जो टाइप है हमारे पास वो हमारे पास है सेल्स या बैटरीज। तो सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जिसको एनोड और कैथोड कहा जाता है। तो इन एनोड और कैथोड के दरमियान में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है, और इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिडॉक्स रिएक्शन।
तो ये रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस यानी केमिकल, और ये जो केमिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारे पास जो सेकंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया वो हो गया सेल, और सेल क्या करते हैं हमारे पास केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्ड जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है थर्मोकपल। अब थर्मो क्या चीज़ है? थर्मो कहते हैं हीट को और कपल कहते हैं जोड़े को। तो बेसिकली ये दो मेटल्स की वायर्स होती हैं जिनको जोड़ा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल आगे नेक्स्ट में हमारे पास लेक्चर आएगा, फिलहाल हम इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये जो दो मेटल्स का पेयर है ये बेसिकली हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो थर्मोकपल हमारे पास तीसरा सोर्स है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और चौथा जो हमारे पास है लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है हमारे पास सोलर एनर्जी, सोलर सेल। तो सोलर सेल हमारे पास क्या करते हैं, जो हमारे पास सूरज से आने वाली लाइट होती है इसको यूज़ करके चार्जेस को मूव कराते हैं, यानी हमारे पास लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारे पास मेजर सोर्सेज हैं करंट के, और इसमें हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को यानी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, या हमारे पास केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, या हमारे पास हीट को इलेक्ट्रिसिटी में, या हमारे पास सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास हैं ये हमारे पास डिफरेंट सोर्स जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू जनरेटर या थ्रू सेल या थ्रू थर्मोकपल या थ्रू सोलर सेल। तो ये हमारे पास इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक था। आगे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे ओहम लॉ से स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। वमा अलैना इल्लल बलाग।